गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आज अपन अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपन ने रसारोहण के अंदर फिजिकल फोर्स थ्योरी के बारे में अपन बात कर रहे थे और फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंदर अपन ने आपको कैपिलरी, एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय दाब कराया था, किसी कार्य करा दिया था, है ना, और अवशोषण आदि करा दिए थे। उसी के आगे अपन अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरी इसके अंदर आती है वो है डिक्सन जोली वाल। डिक्सन जोली वाल सबसे अधिक या इसको अपन सबसे बढ़िया थ्योरी रसारोहण के लिए इसको अपन क्या है मानते हैं। डिक्सन जोली नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था। अपन इसके लिए नई थ्योरी वाला याद रखने के लिए अपन खुद का नाम बना लेते हैं इसका एक। इससे अपन क्या है टैक्ट थ्योरी बोल, ये अपन अपनी सुविधा के लिए एक याद करने के लिए आपको हमने एक नई तरीके से टैक्ट थ्योरी के नाम से अपन इसको जानते हैं, मान लो आप। अब ये टैक्ट का मतलब है क्या, क्या क्या काम में आता है, वो चीजें हमें आपको यहाँ देखनी। ये है कि ये तो होता है आपका ट्रांसपायरेशन, पूल वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष। इसका मतलब क्या है, वाष्पो अपकर्ष। एडिशिव फोर्स। फोर्स ये देखो एडेसिव फोर्स और कोशिव कण की सहसंजन और असंजन बल आपके ये होते हैं। इसके अंदर सहसंजन और असंजन बल हो गए आपके। और सबसे पहले हम तीनों को याद कर पाएंगे, इसको अपन बाद में लेंगे। तो पहला मैं आपको ट्रांसपायरेशन अपकर्ष के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखो रसारोहण की क्रिया को समझने के लिए मैं एक प्लांट का डायग्राम बनाता हूँ पहले, फिर अपन क्या करेंगे इसको समझाने की कोशिश करते हैं सब चीजों को साथ साथ। ये प्लांट का कोई क्या स्टेम है और इस स्टेम के आपकी क्या पत्ती, ये क्या है आपका एक अपने प्लांट का काट बना है। ये तो आपकी लीफ है और ये आपका स्टेम। रसारोहण कैसे होता है वो बाकी को अपन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष बताता हूँ, फिर इसको हम लागू करेंगे। तो वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष के लिए मैं एक प्रायोगिक व्यवस्था
पहले अपन एक यूज में ले लेते हैं आपकी, जैसे कि ये कोई आपका एक क्या है, बीकर है, और इस बीकर में हमने क्या भर रखा है, जल भरा हुआ है। इसमें क्या भर रखा है अपन ने, इसमें ये जल भर रखा है अपन ने। और इस जल जो भरा रखा है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक कांच की नली ली। क्या लिए, कांच की नली लिए, जिसमें भी हमने क्या कर रखा है, दोनों सिरे इसके क्या खुले हैं, और साथ में ये पूरी कांच की नली में भी हमने क्या भर रखा है, जल पूरा भरा हुआ है। और हमने इसके ऊपर एक क्या लगा दिया, स्पंज का एक टुकड़ा, यहाँ हमने इस पे काम में एक स्पंज का टुकड़ा हमने क्या किया है, जो कि पानी से पूर्ण रूप से भीगा हुआ है। तो ये क्या है, पानी से भीगा हुआ स्पंज। और ये क्या है, कांच की नली है, जिसके दोनों सिरे क्या है, खुले हैं, और इसमें क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। ये आपका कोई एक बीकर है, जिसमें हमने पूरा पानी आपका क्या कर रखा है, ये भर रखा है। इस प्रकार की व्यवस्था करके हमने क्या किया, इस उपकरण को कहाँ रख दिया, धूप के अंदर रख दिया। जब हम इस व्यवस्था को धूप के अंदर रख देते हैं, तो धूप के अंदर रखने के बाद में क्या होता है, कुछ समय तक ये रहता है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर सनलाइट गिरेगी, इसके ऊपर क्या गिरेगी, सूर्य का प्रकाश गिरेगा। जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है, इस स्पंज के टुकड़े पर गिरेगा, तो गिरने पर इसमें जो पानी है आपका, इसका जो क्या है H2O है, वो क्या होगा, वाष्पित होगा। और इस वाष्पित होने के कारण ये क्या होगा, ऊपर वायुमंडल के अंदर जाता रहेगा। वाष्पीकरण के द्वारा जल है जो क्या होगा, यहाँ से ये उड़ता हुआ आपका कंटिन्यू ये जाता रहता है। जब ये उड़ता हुआ कंटिन्यू क्या होगा, यहाँ से जाता जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर ये सूखेगा, तो यहाँ से जल क्या आता होगा भाई, इस कांच की नलिका से जल कहाँ आएगा, इस स्पंज में, क्योंकि तीनों के तीनों में जल के साथ अटैच चाहिए पूरी व्यवस्था, है ना। तो यहाँ से जब जल बाहर सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब इसमें धूप पड़ेगी, तो वाष्प जल है, वाष्प बन के क्या होगा, उड़ेगा, तो इसमें जल की कमी हो जाएगी। तो जल की कमी होते ही क्या होता है, ये जल जो आप इस कांच की नलिका में है, वो क्या आ जाएगा, स्पंज के पास आएगा, और ये कंटिन्यू आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, इस कांच की नलिका का जल है, कांच की नलिका में कम होगा, तो इसमें चला जाएगा। और यह प्रक्रिया क्या होती है, बिना रुके, किसी प्रकार का कोई अवरोध इसके अंदर बिना आए, लगातार क्या होगी, कंटिन्यू ये चलती रहेगी, जब तक कि इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। जब तक ये बीकर का जल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब जाकर ये पूरी कंटिन्यूटी है, वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाएगी आपकी, वरना ये लगातार जल इसमें कंटिन्यू ऊपर की ओर चढ़ता रहेगा, और वाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है, ये उड़ता रहता है। अब ये जो ऊपर की ओर जल है, जो आपका ऊपर चढ़ा, किसकी वजह से चढ़ा, ये अपन को देखना है, क्यों चढ़ा। जब यहाँ पर क्या हुआ, वाष्प बनकर ये जल ऊपर उठा सूर्य के प्रकाश के कारण, तो ये स्थान आपका क्या खाली हुआ, यहाँ पर पानी की क्या हुई, कमी आ गई। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जल क्या होता है, ऊपर की ओर इसके ऊपर आता है। तो यानी कि जो प्रेशर आदि जो बना, वो किसने बनाया, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, वाष्पीकरण से। अब तो ये जो ऊपर है, यही क्रिया क्या कहलाती है, इस वाष्पीकरण के कारण जब जल ऊपर की ओर गया है, तो ये क्या है, ट्रांसपेरेंट वाष्पोजन अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब ऊपर की ओर चढ़ा ना, तो ये जो बल जिस कारण से ये जल क्या हुआ, ऊपर की ओर चढ़ा, ये वाष्पोजन अपकर्ष कहलाए। अब यहाँ सही चीज है, यहाँ समझाइए, तो मैंने प्रायोगिक व्यवस्था बताइए आपको। अब मैं इस बात को यहाँ लागू करता हूँ, तो यहाँ लागू करता हूँ, तो देखो जो स्पंज है आपका,
उसको मैं क्या मान लूं भाई, स्पंज है तो उसे मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये पत्ती। तो पत्ती जो है आपकी लाइक पे स्पंज हुई या नहीं हुई? इस प्रयोग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, मैं इसकी तुलना कर रहा हूं इससे, हुआ या नहीं हुआ? तो ये पत्ती के समान संरचना हो गई। और साथ में नेक्स्ट देखो, ये कांच की नली है, तो कांच की नली आपकी पूरा जो स्तंभ है ये कांच की नली के रूप में काम करेगा या नहीं करेगा? तो ये कांच की नली के समान कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? आपका स्तंभ कर रहा है, तो इसके समान ये कार्य करेंगे। और बाद में आपका जो सॉलिड है आती है, वहां पर क्या है, बीकर के जैसे कार्य करता है, क्योंकि वहां से जल को ये एब्जॉर्ब करेगा। अब देखो, आप जानते हो जो पत्ती पे क्या पाया जाता है, स्टोमेटा होते हैं, काफी सारे होते हैं, मैं एक बनाता हूं। जैसे ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका स्टोमेटा है। ये जो स्टोमेटा है आपका, जब इन स्टोमेटा मीसोफिल जब स्टोमेटा होगा, सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ेगा, तो ये जो रंध्र होते हैं आपके, इन रंध्रों से सूर्य का प्रकाश जब अंदर जाता है, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, स्टोमेटल होती है, जिनका संपर्क यहाँ मीसोफिल कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो क्या होगा, पहले जो यहाँ पर जो जल इनका होता है भरा हुआ, वो जल तो क्या होता है, वाष्प, जब ये खुले होते हैं तो आपके वाष्पीकरण की क्रिया, जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आएगा तो जो यहाँ पर उपस्थित जो जल आदि था, वो जल क्या हो जाएगा, आपका वाष्पीकरण के द्वारा क्या हो गया, ये आपका बाहर निकल गया। तो ये जो सूर्य के वाष्पीकरण के द्वारा इन पत्तियों से जो जल क्या होता है, रंध्रों के द्वारा बाहर जो निकल गया, वो क्रिया कहलाती है आपकी वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगी? वाष्पोत्सर्जन। ये आपकी क्रिया कहलाएगी। रंध्रों के द्वारा जल की जो हानि हो रही है, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। जब ये जल की कमी यहाँ पर हो जाती है, तो उसकी जल की कमी जब यहाँ हो जाएगी, तो इन कोशिकाओं में जल की कमी होने पर इन कोशिकाओं के अंदर आपका क्या देखोगे कि यहाँ पर डीपीडी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। विषण दाब न्यूनता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब ये दाब बढ़ जाएगा, जिसे अपन क्या चूषण दाब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? चूषण दाब। तो ये क्या करेगा, जल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, है ना, चूषण दाब। जैसे डीपीडी का मान बढ़ा तो ये जल को एब्जॉर्ब कोशिश करेगा, तो जल को एब्जॉर्ब कहां से होगा, अब इन कोशिकाओं के बाद में आपका ये पार्ट आ रहा है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्राइकेट्स तत्व कहते हैं, है ना। वायकाएं वायनिकाएं है, जाइलम वाला पार्ट है, इस पे आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये डीपीडी का मान जो यहाँ कम हुआ, साथ में इसमें कम होगा, कम होते होते क्या नीचे जाएगा, तो वाष्पोजन की के कारण क्या होगा, जल की जो कमी होगी, डीपीडी के मान में कमी होगी, जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या हुआ, एक प्रेशर ऊपर की ओर लगा और जल ऊपर तक यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल यहाँ पर आया, उसकी कमी, जल की कमी होने के कारण ये वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष कह रहा है। तो सेम इसी प्रकार की एक व्यवस्था हो गई, यानी वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या हुआ, जो आपका जल था, है ना, यहाँ पर बाहर निकल गया, बाहर निकलने पर इसमें कमी आ गई। तो कमी आने पर क्या होगा, ये इस जल को क्या होगा, वायु के तत्वों से जो कमी डीपीडी यहाँ भी होगी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए बल क्या करता है, ऊपर उत्पन्न होता है, जल यहाँ पर आएगा। आगे बताएंगे और कैसे हुआ काम। तो ये जो आ गया, तो ये किसकी वजह से हुआ, वाष्पोत्सर्जन के कारण से क्या हुआ, जल ऊपर की ओर आया। तो यही आपका क्या कहता है, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष कहलाता है। तो एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपन को यहाँ जो देखनी थी, वो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष। तो कभी कभी अलग से भी ये क्वेश्चन आता है, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष को समझाइए। तो वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पत्तियों से क्या होती है, जल की हानि होती है। और इस हानि को पूरा करने के लिए नीचे से क्या है आपका, एक नीचे से क्या होगा, जल का ऊपर की ओर आना ही क्या कहलाया, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष कहलाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष होता है, जिसको हम एक प्रायोगिक व्यवस्था के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो एग्जाम में आता है, तो इस डायग्राम को आप क्या है, समावेशित करके इसे आप वहां बताओगे कि क्या होता है। तो ये अलग से आपका एक क्वेश्चन बनता है।
तो फिलहाल तो मैं आपको एक टॉपिक वाइज बता रहा हूँ, डिक्सन जोलीवाद को हम एक साथ में भी पढ़ने वाले हैं। दूसरा हम बात करेंगे, आपके दो प्रकार के बल हैं जो क्या करते हैं यहाँ पर काम में आते हैं। एक तो कहलाता है सहसंजन बल और एक कहलाता है आसंजन बल। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया सहसंजन बल और दूसरा होता है आसंजन बल। अब इन दोनों बलों को देखो क्या है ये। सहसंजन जो बल है आपका, इस सहसंजन बल के अंदर तो देखिए नाम से होता है आपका समान अणु के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? सहसंजन बल कहलाता है। अब समान अणुओं के मध्य बल, तो समान अणुओं के मध्य में क्या होता है? अपने पास है ये क्या है? H2 जल होता है। और जल क्या होता है? एक ऑक्सीजन का जो परमाणु है दो हाइड्रोजन के परमाणुओं के द्वारा क्या होता है? अटैच होता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो आपका क्या होता है? आपका जो जोड़ा लगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ तो क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंद होते हैं, जिनके द्वारा ये आपस में क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और ये जो एक अणु है फिर दूसरा अणु क्या होता है? आपका जल का, फिर इनके साथ में इस प्रकार से क्या होगा? अटैच पाया जाता है। इस प्रकार से अनेकों अणु क्या होते हैं? ये आपस में, जल के अणु आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच पाए जाते हैं, जो कि सहसंयोजक बंध के द्वारा क्या होते हैं? जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं। जल का एक अणु दूसरे जल के अणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ, लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ी होती है, वो किसके द्वारा होती है? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है? जल के अणु किसके साथ में जुड़े हैं? जल के अणुओं के साथ में ही जुड़े हुए होते हैं। यहाँ क्या होगा? जल का अणु है, जल तो समान अणु हो गए। एक जल का अणु दूसरे जल के साथ में तो समान अणु हुए नहीं हुए, एक जैसे ना। इसीलिए क्या होता है? जल के अणुओं के मध्य, जो समान अणुओं के मध्य जो बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है? सहसंजन बल कहलाता है। जब समान अणुओं के मध्य क्या होता है? आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, उस बल को हम क्या कहते हैं? सहसंजन बल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जितने भी जल के पार्टिकल्स जुड़े हुए आपस में सहसंजन बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, उसी बल के द्वारा प्रत्येक जल का अणु एक दूसरे के साथ में ऐसा बंधा हुआ होता है, जिसके द्वारा क्या होगा? नीचे से लेकर ऊपर तक ये बंधे होते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। कंटिन्यू में क्या होंगे? आपके ये जुड़े हुए रहेंगे, तो जल क्या होगा? कंटिन्यू एक सतत रूप में क्या होता है? ये पाया जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है आसंजन बल। आसंजन बल में देखो, अब जल का जो अणु है आपका, वो तो क्या भाई इसके अंदर आपका ये चढ़े रहा है, ये रहा। अब क्या होता है? ये जल का अणु जो है, यहाँ पर जो भित्ति है, वायु के तत्वों की भित्ति है, उसके साथ में क्या हो रहा है? ये जल का अणु अटैच, उसके सहारे सहारे ऊपर क्यों जा रहा है? अब हम जानते हैं ये जो भित्ति है, इन भित्तियों पे क्या होता है आपके? ये भी किसके द्वारा बने होते हैं? कुछ ना कुछ आयंस के द्वारा तो ये बने होते हैं, इसमें बने होते हैं। जैसे कि आप जानते हो भित्ति क्या, यहाँ पर लिग्निन का निक्षेपण भी होता है इनके ऊपर, उनके द्वारा क्या होगा? ये आपका बंधा हुआ रहता है। तो वो भी क्या है? एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं। तो ये भी क्या हो गए? अलग। एक तो जल का अणु किसके द्वारा है? भित्ति के साथ में। भित्ति में क्या होते हैं? दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, उनके द्वारा। तो जल के अणु क्या होते हैं? एक दूसरे, यानी जब दो असमान अणुओं के मध्य क्या होता है? बल लगता है, उसके साथ में जुड़े होते हैं। दो असमान तत्व जब आपस में जिस बल के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आसंजन बल कहा जाता है। एक तो ये और दूसरा ये दोनों आपस में क्या हो गया? अटैच। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या होते हैं? अटैच हो गए। यहाँ पर किस किस में हो गया? जो बल की बात करें, एक तो जल, और जो यहाँ तो जो बल लगा था केवल किसके मध्य था? जल का, जल के साथ में समान अणुओं के मध्य। यहाँ जल का किसके साथ में? भित्ति के अणुओं के साथ में क्या हो गया आपका? अटैचमेंट। भित्ति के अणुओं से क्रिया करेगी।
अणुओं के साथ में क्या है, इन दोनों का अटैचमेंट है, उन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी कि दो असमान तत्वों के मध्य आपस में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ऐसा बल क्या कहलाता है, आसंजन बल कहलाता है। तो ये हो गया आपका आसंजन बल और सहसंजन बल, ट्रांसलेशन पूर्ण। अब देखो इन दोनों बलों के कारण क्या हुआ, जल के अणु आपस में इसके द्वारा जुड़ गए और भित्ति के साथ में जल इस बल के द्वारा क्या हो गया, आसंजन बल के द्वारा जुड़ गया। तो ये क्या होगा, जब इस प्रकार से जुड़ जाता है तो क्या होगा, एक तनन सामर्थ्य बन जाती है पूरी के आपस में, बिना किसी प्रॉब्लम के अटैचमेंट होते हैं। पानी के साथ में, भित्ति के साथ में टूटता नहीं है, तो एक जल स्तंभ का क्या हो जाता है, एक निर्माण हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है और कंटिन्यू जल की सप्लाई क्या होती है, ऊपर की ओर चलती रहती है। ऊपर की ओर जो सप्लाई हुई वो किसके द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के कारण हुई। वाष्पोत्सर्जन का क्या क्या होता है, वो चीजें अपन क्या पूरा डिक्शन जोली बात पढ़ेंगे, उसमें आपको समझाएंगे ही आपको। तो यहाँ तो केवल वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, बल उत्पन्न हुआ आपका, जो जल को ऊपर लेके गया उसे अपन वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष के नाम से दिया। तो इन तीनों के कारण क्या आ गया, एक सतत जल स्तंभ का क्या हो गया, निर्माण हो गया, जिसके कारण यहाँ पर जो आपकी जड़ों से लेकर पत्तियों तक लगातार क्या होता है, जल एक स्तंभ के रूप में क्या बना होता है। जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती रहेगी, जल क्या होगा, ऊपर की ओर आपका चढ़ता रहेगा बिना रुके हुए। तो इस प्रकार से ये क्रिया आपकी होती है। डिक्शन जोली वाद को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, पूरा करने वाले हैं। तो ये आपका फिर क्या है, टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। हमने पूरा रसारोहण लगभग पढ़ लिया, थोड़ा सा बचा है जो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा कर देंगे। अब देखिए हमने एक चैप्टर को फाइनल किया है और इस चैप्टर में 101% मान के चलिए आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको क्या है, थोड़ा लाइट ना लें, ध्यान में पढ़ें। अपने नोट्स को आप क्या है साथ साथ में बनाते चलें, जिससे आगे दिक्कत नहीं आएगी। अपना सेशन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो भी यूजीसी की गाइडलाइन आई है नवंबर में शुरू हो ही रहा है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखें, पूरा अपना पढ़ें। जैसी जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन आगे काम करते ही चलेंगे। लेकिन अपने दिमाग में जो बातें आपने भी डाल रखी हैं कि भाई सिलेबस कम होने वाला है या कुछ है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं कह सकते अपन को सब कुछ पढ़ना है। पढ़ोगे तो आगे भी आप क्या होगा, काम में आएगा। तो इसको साथ साथ में क्या उनसे पढ़ते भी चले। ठीक है।